हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CS एड्यूहब। आज के इस वीडियो में हम नेटवर्क एनालिसिस का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। अगर आपको याद होगा तो हमने पिछले वीडियो में नेटवर्क डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं ये डिस्कस किया था। आज हम उसी नेटवर्क डायग्राम को यूज करके आगे का कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले मुझे एक बात आपको समझानी है, ठीक है। सो आज का ये जो कैलकुलेशन होगा वो किस तरीके से होगा वो पहले समझ लो। जैसे ये कैलकुलेशन कंप्लीट होगा हमें वो कैलकुलेशन इस टेबल में भी यूज करना है। तो यूजुअली क्वेश्चन ऐसे होता है कि हमें नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करना है एंड आफ्टर वी ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम हमें EST, EFT, LST, LFT एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोट कैलकुलेट करने होते हैं। तो इस कैलकुलेशन को पहले समझते हैं। अब यहां पर आपके सामने मैंने एक एक्टिविटी ड्रॉ की है। इफ यू रिमेंबर, एक्टिविटी में तीन कंपोनेंट्स होते हैं। एक है एरो जिसका एक डायरेक्शन होता है और दो सर्कल होते हैं जो इवेंट होते हैं, ठीक है। सो हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो जो एरो की टेल की तरफ सर्कल होता है वो होता है स्टार्ट इवेंट एंड एरो की हेड की तरफ जो इवेंट होता है उसे कहते हैं फिनिश इवेंट। सो एक्टिविटी स्टार्ट हुई इस इवेंट से, एक्टिविटी फिनिश हुई इस इवेंट से। अब इस एक्टिविटी को हमने नाम दिया है एक्टिविटी IJ। IJ का मतलब है ये I से स्टार्ट हुई और J पे खत्म हो गई, ठीक है। सो एक्टिविटी इवेंट स्टार्ट इज I, इवेंट एक्टिविटी इवेंट फिनिश इज J, ठीक है। सो एक्टिविटी IJ, उसका जो टाइम है उसे हमने T से डिनोट किया है, ठीक है। सो अब एक्टिविटी IJ I पे स्टार्ट होगी, J पे खत्म होगी। अब यहां पर आपको दो और प्लेसेस मिलेंगे जिसे हम नाम देंगे अर्लीएस्ट, ठीक है। सो ये जो लेफ्ट पार्ट है उसका है नाम अर्लीएस्ट, मतलब अर्लीएस्ट स्टार्ट टाइम। तो इस जगह पे जो नंबर होगा दैट नंबर विल डिनोट अर्लीएस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ द एक्टिविटी, और जो राइट पार्ट होगा वो होगा लेटेस्ट। सो ये जो इवेंट है I, ये जो पार्ट है अर्लीएस्ट, तो अर्लीएस्ट का शॉर्ट फॉर्म होगा E एंड सिंस इट इज I तो हम इसे नाम देंगे EI। तो EI का मतलब है अर्लीएस्ट स्टार्ट टाइम एंड L इज फॉर लेटेस्ट। सो व्हेन वी राइट LI इसका मतलब है लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, ठीक है। सेम वे यही पार्टीशन हमें फिनिश इवेंट में भी करना है, मतलब J इवेंट में। तो ये हो गया अर्लीएस्ट एंड ये हो गया आपका लेटेस्ट। सो इसका शॉर्ट फॉर्म होगा EJ। EJ का मतलब है अर्लीएस्ट फिनिश टाइम एंड LJ का मतलब है लेटेस्ट फिनिश टाइम, ठीक है। सो हमें ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है और नेटवर्क डायग्राम में लिखनी है, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। IJ ये एक्टिविटी है, I इज स्टार्ट ऑफ द एक्टिविटी, J इज फिनिश ऑफ द एक्टिविटी। EI मतलब अर्लीएस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ द एक्टिविटी, LI का मतलब है लेटेस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ द एक्टिविटी। EJ मतलब अर्लीएस्ट फिनिश टाइम ऑफ द एक्टिविटी एंड LJ मतलब लेटेस्ट फिनिश टाइम ऑफ द एक्टिविटी। ये चारों वैल्यूज हमें पूरे नेटवर्क डायग्राम में कैलकुलेट करनी, ठीक है। सो सबसे पहले हम नेटवर्क डायग्राम कंप्लीट करते हैं। ये सेम नेटवर्क डायग्राम है जो हमने प्रीवियस वीडियो में ड्रॉ किया था, जो हमने इस क्वेश्चन के लिए ड्रॉ किया था, ठीक है। सो अब इस नेटवर्क डायग्राम को हमें इस फॉर्मेट में ड्रॉ करना है एंड सारे वैल्यूज कैलकुलेट करने। तो पहले मैं नेटवर्क डायग्राम को कंप्लीट कर लेता हूं।
ठीक है। तो हमारा नेटवर्क डायग्राम इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे इवेंट मतलब आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ और यहाँ पर प्रोजेक्ट खत्म हो गया, ठीक है। सो ये वैल्यूज आप समझ लो, इसका मीनिंग क्या है। अब यहाँ पर हम न्यू वैल्यूज लिखेंगे, तो दिस इज एंटायर नेटवर्क डायग्राम, ठीक है। सो आपका ये जो फर्स्ट एक्टिविटी था, ये था एक्टिविटी ए, एंड जिसका ड्यूरेशन है 3। ये सेम हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। उसके बाद एक्टिविटी बी जिसका ड्यूरेशन है 5, एक्टिविटी सी ड्यूरेशन इज 6, एक्टिविटी डी ड्यूरेशन इज 4, एक्टिविटी ई ड्यूरेशन इज 2, एक्टिविटी एफ ड्यूरेशन इज 5 एंड एक्टिविटी जी। तो यहां पर हम एक्टिविटी लिख देंगे, एक्टिविटी जी जिसका ड्यूरेशन है 4, ठीक है। तो ये सारे नेटवर्क डायग्राम के वैल्यूज हमने लिख दी। यहां पर आई जे की जगह पर हम सारे न्यू वैल्यूज लिखेंगे जो हम कैलकुलेट करेंगे। इसे मैं आपके रेफरेंस के लिए रखता हूं, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। तो नेटवर्क डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब आपको याद होगा हमने इवेंट को नंबर दिया था, तो ये नंबर से फर्स्ट इवेंट एक्टिविटी स्टार्ट हो गई, एक्टिविटी ए, देन सेकेंड इवेंट, थर्ड इवेंट, फोर्थ इवेंट, फिफ्थ इवेंट एंड सिक्स्थ इवेंट। तो आपका प्रोजेक्ट इवेंट नंबर 1 पे स्टार्ट हुआ, इवेंट नंबर 6 पर खत्म हो गया। उसके बाद हमने बेस्ड ऑन दिस ड्यूरेशन हमने क्रिटिकल पाथ फाइंड किया था। ये क्रिटिकल पाथ 3 पॉसिबल पाथ थे, तीनों का टोटल ड्यूरेशन कैलकुलेट किया। कैसे कैलकुलेट किया? a प्लस बी मतलब 3 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 4, हमारा फर्स्ट पाथ आ गया 14। सो लाइकवाइज हमने सारे पाथ कैलकुलेट किए। अब इन सारे पाथ में से हाईएस्ट पाथ इज 21। 21 इज द हाईएस्ट ड्यूरेशन। इस पाथ को हम नाम देते हैं क्रिटिकल पाथ, सीपी इज क्रिटिकल पाथ, ठीक है। सो हमारा क्रिटिकल पाथ हमें मार्क करना है, हाईलाइट करना है। तो हाउ डू वी डू दैट? तो आप इसे इस तरीके से हाईलाइट कर लो, ए बी डी एफ जी, ए बी डी एफ जी, ठीक है। सो ये आपका क्रिटिकल पाथ हाईलाइट हो गया। अब इसके बाद हमें ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट करनी। तो मैं आपको समझाता हूं वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करनी। सबसे पहले आपका जो इवेंट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सो आपका जब इवेंट स्टार्ट होगा वो 0 डे पे स्टार्ट होगा, मतलब जब स्टार्ट होगा वो 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो हमेशा जो आपका फर्स्ट इवेंट होगा जहां पे आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है उसके दोनों वैल्यूज 0 होंगे। मतलब अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम एंड लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, जब भी स्टार्ट होगा वो 0 से ही स्टार्ट होगा। अब ये जब प्रोजेक्ट खत्म होगा, नाउ वी नो दैट क्रिटिकल पाथ ड्यूरेशन इज 21, इट इज द मैक्सिमम ड्यूरेशन, ठीक है। सो आपका प्रोजेक्ट इसी टाइम पे खत्म होगा, मतलब 21 डे पे खत्म होगा। सो 0 पे स्टार्ट होगा और जब खत्म होगा मतलब आपका जो लास्ट इवेंट है उसका टाइम ड्यूरेशन इज ऑल्सो 21। तो हमें दो वैल्यूज पता चल गए, इवेंट नंबर 1 के वैल्यूज पता चल गए एंड इवेंट नंबर 6 के वैल्यूज पता चल गए। अब हमें ये बीच के सारे वैल्यूज कैलकुलेट करने, ठीक है। सो इसके मेथड है, एक है फॉरवर्ड पास, दूसरा है बैकवर्ड पास, ठीक है। फॉरवर्ड पास मतलब हमें 0 से स्टार्ट करके एंड तक जाना है 21 तक। बैकवर्ड पास मतलब 21 से स्टार्ट करके रिवर्स में जाना है 0 तक। सो जब हम फॉरवर्ड पास करेंगे तो वैल्यू को ऐड करते जाएंगे, जब बैकवर्ड पास करेंगे सिंस वी आर गोइंग इन रिवर्स डायरेक्शन तो हम वैल्यूज को माइनस करते हुए जाएंगे, ठीक है।
सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फॉरवर्ड पास से। सो फॉरवर्ड पास कैसे करना है, हम अर्लीएस्ट ये जो पार्ट है लेफ्ट साइड उसकी वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो हमें सारे इवेंट में अर्लीएस्ट वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करनी है, हम अर्लीएस्ट वैल्यू से स्टार्ट करेंगे। यहां पर अर्लीएस्ट वैल्यू है 0 और उसमें टाइम ड्यूरेशन ऐड करेंगे। ठीक है, सो 0 पे स्टार्ट हुआ, 3 दिन लगे एक्टिविटी कंप्लीट होने के लिए। तो यहां पर और लेफ्ट साइड में ही अर्लीएस्ट की पोजीशन में ही आप लिखोगे 0 + 3 दैट इज इक्वल टू 3। ये 3 कहां से आया, 0 + 3। अब इस 3 को कंसीडर करना है और एरो की डायरेक्शन में आगे जाना है। ठीक है, सो 3 + 5 नेक्स्ट एक्टिविटी आपका बी है। सो 3 + 5 टोटल ड्यूरेशन आएगा 8। तो लेफ्ट साइड में हम लिखेंगे 8। फिर 8 प्लस नेक्स्ट एक्टिविटी 4। सो 8 + 4 इज 12। फिर आगे जाते हैं 12 + 5। 12 + 5 इज 17 एंड देन 17 + 4 इक्वल टू 21। तो आपका फॉरवर्ड पास कंप्लीट हो गया। 0 से स्टार्ट किया, 21 पे खत्म हुआ। लेकिन ये सिर्फ क्रिटिकल पाथ के लिए हमने अभी किया। अब बाकी के जो रिमेनिंग वैल्यूज है वो कैलकुलेट करनी है। जैसे अगर आप कैलकुलेट करने जाओगे यहां पर 0 + 3 इज इक्वल टू 3। अगर आपने इस पाथ से कैलकुलेट किया तो 3 + 6 आंसर आएगा आपका 9। यहां पे लिख देता हूं, द आंसर शुड बी 9 बट हमने लिखा है 12। रीजन क्या है, जब भी हम फॉरवर्ड पास करेंगे तो मर्ज इवेंट में आपको 2 वैल्यूज मिलेंगे, क्योंकि 2 अलग अलग पाथ एक जगह पे मर्ज हो रहे हैं। ये देखो यहां पर ए सी ये पाथ यहां पे मर्ज हो रहा है और यहां पर ए बी डी ये पाथ भी मर्ज हो रहा है। तो 2 पाथ जहां पे मर्ज होते हैं यहां पर वैल्यूज में क्लैश होगा। ठीक है, सो जब ये क्लैश होता है तो आपको फॉरवर्ड पास में हाइयर वैल्यू को कंसीडर करना है। मतलब 9 एंड 12 में हाइयर इज 12। तो हमने अंदर 12 को लिखा है, 9 को हमने नहीं लिखना है। ये आपके रेफरेंस के लिए मैंने लिखा है। ठीक है, सो जहां पर भी जैसे यहां पर 12 + 5 इज 17, बट अगर आप यहां से जाओगे 8 + 2 आंसर शुड बी 10, राइट। यहां पे आंसर आना चाहिए था 10 बट आपने लिखा 17। रीजन क्या है, ये एक मर्ज इवेंट है। मर्ज इवेंट जहां पर एक से ज्यादा एक्टिविटी मर्ज होती है। तो उस केस में फॉरवर्ड पास करते समय हाइयर वैल्यू को कंसीडर करना है। तो 17 10 हाइयर इज 17। ठीक है, सो लाइकवाइज हम कैलकुलेशन करते हैं फॉरवर्ड पास का। अब बैकवर्ड पास करना है, मतलब क्या, हमें एक्सट्रीम राइट से स्टार्ट करना है, लेटेस्ट वाला वैल्यू फाइंड करना है। तो एक्सट्रीम राइट से कैलकुलेट करते हुए रिवर्स में जाना है तो माइनस करते हुए जाएंगे। ठीक है, सो हम क्या करेंगे 21 अब माइनस करते हुए जाना है। सो 21 - 4 आंसर इज 17, राइट। सबसे पहले क्रिटिकल पाथ वाला वैल्यूज फाइंड कर लो। 17 - 5 आंसर इज 12। देन 12 - 6 आंसर इज 3, सॉरी आंसर इज 6। सॉरी हमने यहां से नहीं जाना है, क्रिटिकल पाथ से है। तो 12 - 4 आंसर इज 8। देन 8 - 5 आंसर इज 3 एंड 3 - 3 आंसर इज 0। तो बैकवर्ड पास हमने पहले क्रिटिकल पाथ के लिए कर लिया। ठीक है, अब आप देखोगे जहां पर वैल्यूज क्लैश होते हैं, जहां पर बर्स्ट इवेंट है। बर्स्ट इवेंट मतलब जहां से एक से ज्यादा एक्टिविटी स्टार्ट होती है, वहां पर भी वैल्यू में क्लैश होगा। सो देखते हैं कि दूसरे पाथ से अगर कैलकुलेट किया तो क्या होता है। अगर ये 17 है, 17 - 5 किया तो 12, 12 - 4 किया तो 8 आया। लेकिन अगर हमने ये पाथ यूज किया तो 17 - 2 आंसर शुड बी 15, राइट। आंसर शुड बी 15 यहां पर, बट आपने लिखा है 18। इसका रीजन क्या है, हम बैकवर्ड पास कर रहे हैं। तो जब भी आप बैकवर्ड पास करोगे
बर्स्ट इवेंट में जहां से एक से ज्यादा एक्टिविटी स्टार्ट होती है, लोअर वैल्यू को कंसीडर करना है। बैकवर्ड पास में लोअर वैल्यू, फॉरवर्ड पास में हायर वैल्यू को कंसीडर करना है। ठीक है, सो लाइकवाइज हमने सारे इवेंट के लिए नंबर्स कैलकुलेट कर लिए। इजी वे क्या है, आप क्रिटिकल पाथ का कैलकुलेशन पहले कर लो, क्योंकि क्रिटिकल पाथ में इफ यू ऑब्जर्व ये दोनों वैल्यू सेम होती है। तो जो भी आपका क्रिटिकल पाथ है उसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम एंड लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम, वो सेम ही वैल्यू होगा। जैसे यहाँ पर 3 3, 8 8, 12 12, 17 17, क्योंकि ये क्रिटिकल पाथ में इंक्लूडेड है। जो इवेंट क्रिटिकल पाथ में नहीं है उसके ये वैल्यूज अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, सो ये हो गया हमारा फॉरवर्ड पास एंड बैकवर्ड पास का कैलकुलेशन। आफ्टर दिस हमें इसी टाइप का कैलकुलेशन इस टेबल में शो करना है। ठीक है, सो टेबल में हमें क्या क्या पूछा गया है। अब जरूरी नहीं कि एग्जाम में सारे के सारे कॉलम्स पूछे जाएंगे, हो सकता है 4 कॉलम या 5 कॉलम पूछे जाए या 3 कॉलम पूछे जाए, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। ठीक है, अब ये फर्स्ट जो 4 कॉलम है ना, इसकी वैल्यूज हमने ऑलमोस्ट यहां पर कैलकुलेट कर ली। ठीक है, इफ यू रिमेंबर हमने इस प्लेस को नाम दिया था EI, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, एंड इस प्लेस को नाम दिया था LI, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, क्योंकि ये स्टार्ट इवेंट था। और एरो के हेड की तरफ जो नाम दिया था उसे था EJ एंड LJ। तो यही EI LI इसकी वैल्यू हमें लिखनी है यहां पर टेबल में कैलकुलेट कर। ठीक है, तो सबसे पहले देखो फर्स्ट कॉलम है EST। EST का फुल फॉर्म है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, उसका शॉर्ट फॉर्म है EI। अब आपको अगर याद है एरो की टेल की तरफ जो लेफ्ट पार्ट है उसका जो नाम है वो EI है। तो सारे एरोज का, एक्टिविटी के एरोज का जो लेफ्ट पार्ट है, एक्सट्रीम लेफ्ट, वो होगा आपका EI। ठीक है, सो जैसे एक्टिविटी बदलेगी LI एंड EI या EJ एंड LJ ये बदलते जाएंगे। ठीक है, सो हर एक्टिविटी के लिए इंडिविजुअली आपको कैलकुलेट करना। सो लेट्स कंसीडर एक्टिविटी A। अब ये एक्टिविटी A है, इसका हमें EI लिखना है। एक्टिविटी A का EI इज 0, तो यहां पे लिख देते हैं 0। एक्टिविटी A का EI इज 0। नाउ कम टू द एक्टिविटी B। दिस इज एक्टिविटी B, तो ये हो गया उसका स्टार्ट टाइम, ये हो गया उसका फिनिश इवेंट। ठीक है, सो एक्टिविटी B का EI होगा 3, लेफ्ट पार्ट, टेल की तरफ लेफ्ट। अब ये जो EJ मैंने लिखा है दिस इज फॉर एक्टिविटी A। तो एक्टिविटी A का अर्लीस्ट फिनिश टाइम इज एक्टिविटी B का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। रीजन क्या, जैसे A खत्म होगा, फिनिश होगा, B स्टार्ट होगा, तो A का फिनिश टाइम इज B का स्टार्ट टाइम। इसीलिए ये आपको कंफ्यूजन हो सकता है, बट आपको करना क्या है, एक्टिविटी को इंडिपेंडेंटली रेफर करना है। तो जैसे हम B को रेफर करेंगे, लेफ्ट पार्ट इज 3, तो एक्टिविटी B का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम इज 3। देन एक्टिविटी C, दिस इज द एक्टिविटी C, अगेन उसका भी लेफ्ट पार्ट इज 3, तो उसे भी आप 3 लिखोगे। एक्टिविटी D, दिस इज एक्टिविटी D, उसका लेफ्ट पार्ट इज 8, तो उसे हमने 8 लिख दिया। E का एक्टिविटी E, दिस इज एक्टिविटी E, 17 एंड 8, लेफ्ट पार्ट इज 8। एक्टिविटी F, F का दिस इज द लेफ्ट पार्ट 12 एंड G का इट इज 17। ये हो गया आपका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ ईच एक्टिविटी। हमने इसी टेबल इसी कैलकुलेशन को रेफर किया है। नेक्स्ट कैलकुलेट करना है अर्लीस्ट फिनिश टाइम, मतलब वो एक्टिविटी एट द अर्लीस्ट कब फिनिश हो सकती है, जल्दी से जल्दी अगर फिनिश करना है तो कब फिनिश होगी। ठीक है, सो वो कैलकुलेट कैसे करना है, सिंपल है। EI जो हमने अभी यहां पे कैलकुलेट किया, उसमें T एक्टिविटी का टाइम ड्यूरेशन ऐड कर दो तो आपको मिलेगा अर्लीस्ट फिनिश टाइम। इफ यू रिमेंबर फॉरवर्ड पास में हमने वही किया था, EI में टाइम ड्यूरेशन को ऐड किया था तो हमें नेक्स्ट वैल्यू मिला था, तो वही कैलकुलेशन हमें इस कॉलम में करना है। अब यहां पर आप इंडिपेंडेंटली कैलकुलेट करना, रीजन क्या है, इस कैलकुलेशन में अगर हमने 12 को लिखा है तो 9 को हमने नहीं लिखा है, बट ये 9 हमारा यहां पर रिफ्लेक्ट होगा।
सो लेट्स कैलकुलेट इट हियर। कैसे कैलकुलेट करना है? EI जो आपने पहले लिखा है उसको एज इट इज लिख लो उसी सीक्वेंस में, 0 3 3 8 8 12 एंड 17, ये एज इट इज मैंने कॉपी कर लिया। फिर उसमें प्लस करना है, प्लस का साइन दे दिया सबको। प्लस क्या करना है? प्लस ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन क्वेश्चन में भी सीक्वेंस में ही लिखा है, उसी सीक्वेंस को आप फॉलो कर लो। सो इट इज 3 5 6 4 2 5 4। ठीक है। सो हमने ये कैलकुलेशन करना है, क्या है? 0 + 3, जो भी आंसर आएगा आप उस टेबल में लिखोगे। तो आंसर इज 0 + 3 इज इक्वल टू 3, देन 3 + 5 इज इक्वल टू 8, 3 + 6 इज इक्वल टू 9। अब देखो इस सी के लिए 9 आंसर आना चाहिए, जो यहां पे हमारा रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है। देन 8 + 4 इज इक्वल टू 12, 8 + 2 इक्वल टू 10। अभी यहां पे देखो ये 10 आना चाहिए था, जो हमारा पहले नहीं आ रहा था, ये जो 10 है। ठीक है। देन 12 + 5 इक्वल टू 17, 17 + 4 इक्वल टू 12। तो हमने टाइम ड्यूरेशन ऐड कर लिया, तो हमें मिला EFT। अब नेक्स्ट कैलकुलेशन क्या है? LST एंड LFT। ठीक है। अब इफ यू रिमेंबर बैकवर्ड पास किया था, तो वही बैकवर्ड पास को पहले हम LJ लिखेंगे और उसमें से टाइम को माइनस करेंगे। तो LJ कहां पे मिलेगा? हमें इस कैलकुलेशन में, इस नेटवर्क डायग्राम में ही मिलेगा। सो LJ इज एक्सट्रीम राइट, राइट से स्टार्ट करना है, राइट। तो एक्टिविटी A का एक्सट्रीम राइट इज LJ, दिस इज द LJ। तो वो क्या है? 3। सो LJ के कॉलम में हम लिखेंगे 3। देन एक्टिविटी B का एक्सट्रीम राइट इज 8, एक्टिविटी C का एक्सट्रीम राइट इज 12, एक्टिविटी D का अगेन 12, देन E 17, F 17 एंड G 21। ठीक है। अब ये लिख लिया हमने LFT। अब इसमें से टाइम ड्यूरेशन माइनस करके जो आंसर आएगा वो हमें यहां पे लिखना है। ठीक है। सो आप सेम मेथड फॉलो कर सकते हो। पहले यहाँ पे ये LJ लिख लो, फिर टाइम ड्यूरेशन कॉपी कर लो, फिर उसे माइनस कर दो। ठीक है। सो लेट्स डू दैट। आई विल यूज डिफरेंट कलर फॉर दिस कैलकुलेशन। सो क्या है? 3, then 8, then 12, then again 12, then 17, 17 and 21। फिर हमें माइनस करनी है वैल्यूज, तो माइनस का साइन दे दिया। एंड कौन सी वैल्यूज माइनस करनी है? हमें टाइम ड्यूरेशन। क्वेश्चन में सीक्वेंस में एक्टिविटी लिखे है, उसका टाइम ड्यूरेशन लिखा है, वही रेफर करते हैं। सो 3 - 3, then 3 - 8 - 5, then 6, then 4 2 5 4। माइनस करके जो आंसर आएगा वो होगा आपका LST, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। ठीक है। सो 3 - 3 आंसर आएगा 0, 8 - 5 आंसर विल बी 3, 12 - 6 is 6, 12 - 4 is 8, 17 - 2 is 15, 17 - 5 is 12, 21 - 4 is 17। राइट। तो ये हमने 4 कॉलम की वैल्यूज कैलकुलेट करी। नाउ आफ्टर वी कैलकुलेट EST, EFT, LST एंड LFT, हमें कैलकुलेट करना है फ्लोट्स, टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट एंड इंटरफियरिंग फ्लोट। अब इसका मतलब क्या है हम किसी और वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं, बट अभी के लिए हमें कैलकुलेशन को समझना है। ठीक है। तो कैलकुलेशन का आगे फॉर्मूला इज वेरी इजी। जो हमने पहले कैलकुलेट किया है उन्हीं वैल्यूज को यूज करके ये वैल्यूज कैलकुलेट करना है। सो फॉर टोटल फ्लोट फॉर्मूला क्या है? LST minus EST. LST is this and EST is this, right?
सो LST माइनस EST जो आंसर होगा वो होगा आपका टोटल फ्लोट। तो कैलकुलेशन इज वेरी इजी, 3 माइनस 0 आंसर इज 3, देन 8 माइनस 3 आंसर इज 5, 12 माइनस 3 आंसर इज 9, then 12 minus 8 answer is 4, then 17 minus 8 is answer is 9, then 17 minus 12 answer is 5 and 21 minus 17 answer is 4। ठीक है, सो ये हो गया आपका टोटल फ्लोट। उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है फ्री फ्लोट। फ्री फ्लोट का फॉर्मूला क्या है, जो हमने टोटल फ्लोट यूज किया है, कैलकुलेट किया है, उसी को यूज करना है। ठीक है, सो टोटल फ्लोट माइनस हेड स्लैग। ठीक है, सो टोटल फ्लोट तो हमने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन हेड स्लैग हमने कैलकुलेट नहीं किया। सो उसे भी हम यहां पर कैलकुलेट कर लेते हैं, सो दैट हमारा आगे का कैलकुलेशन इजी हो जाए। ठीक है, सो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे भी होता है कि ये चार वैल्यूज कैलकुलेट करना है, EST, EFT, LFT एंड LST एंड LFT, उसके साथ हेड स्लैग एंड टेल स्लैग कैलकुलेट करना है। सो लेट्स राइट हेड स्लैग एज वेल एज टेल स्लैग। मैं यहां पे लिख देता हूं हेड स्लैग एंड टेल स्लैग, HS एंड TS। ठीक है, हेड स्लैग एंड टेल स्लैग फॉर ईच एक्टिविटी। हेड स्लैग कैसे कैलकुलेट करना है, वेरी इजी। हेड मतलब एरो का हेड, टेल मतलब एरो का टेल, स्लैग मतलब डिफरेंस। ठीक है, सो एरो का जो हेड है उसके जो वैल्यूज है उसका डिफरेंस क्या है, वो हो गया हेड स्लैग। तो यहां पर देखो एक्टिविटी A, उसका जो एरो है, ये एरो है, एरो की तरफ जो वैल्यूज है 3 एंड 3, दोनों का डिफरेंस कितना है 0, तो 3 माइनस 3 हेड स्लैग आएगा 0। ठीक है, देन एक्टिविटी बी ये है एरो, वैल्यूज आर 8 एंड 8, डिफरेंस इज 0। देन एक्टिविटी सी 12 माइनस 12 आंसर इज 0। एक्टिविटी डी अगेन 12 माइनस 12 0। एक्टिविटी ई 17 माइनस 17 0। एक्टिविटी जी एफ 17 माइनस 17 0 एंड जी 21 माइनस 21 0। अब इस केस में सिंस ऑल द इवेंट्स आर रिलेटेड टू क्रिटिकल एक्टिविटी ये 0 आ गया, बट किसी किसी केस में वो अलग वैल्यूज आ सकते हैं। ठीक है, तो करना क्या है समझ में आया। हेड स्लैग मतलब हेड की तरफ जो इवेंट है उसका डिफरेंस, टेल स्लैग मतलब टेल की तरफ जो इवेंट है उसका डिफरेंस। नाउ यू विल फाइंड हर वैल्यू सेम है, तो यहां पर भी डिफरेंस 0 ही होगा। क्या है 0 माइनस 0 0। देन एक्टिविटी बी का टेल स्लैग 3 माइनस 3 आंसर इज 0, तो इसीलिए यहां पर सारे वैल्यू 0 है, क्योंकि ऑल इवेंट्स आर पार्ट ऑफ क्रिटिकल एक्टिविटी। बट अगर कोई इवेंट है जो क्रिटिकल एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, तो वहां पर ये वैल्यूज अलग आ सकते हैं। ठीक है, सो हमने हेड स्लैग टेल स्लैग कैलकुलेट किया, उसी को यूज करके आगे का कैलकुलेशन करना है। तो टोटल फ्लोट में से हेड स्लैग को माइनस किया, टोटल फ्लोट इज 3, अब आपका हेड स्लैग ऑल वैल्यूज आर 0, सो 3 माइनस 0 आंसर इज 3। तो आपका फ्री फ्लोट इज इक्वल टू टोटल फ्लोट, ये सेम ही हो गया। 5 माइनस 0 करोगे आंसर 5 आएगा, 4 माइनस 0 करोगे आंसर 4 ही आएगा, इसलिए वो सेम आ रहा है। ठीक है, देन इंडिपेंडेंट फ्लोट क्या है, फ्री फ्लोट, ये जो फ्री फ्लोट है माइनस टेल स्लैग। टेल स्लैग आपने यहां पे कैलकुलेट किया, अगेन टेल स्लैग ऑल वैल्यूज आर 0, तो इसका मतलब क्या है, आपका फ्री फ्लोट भी सेम होगा जो आपका टोटल फ्लोट है। तो उसी को लिख लेते 3 5 9 4 9 5 एंड 4। एंड इंटरफेयरिंग फ्लोट फॉर्मूला क्या है, हेड स्लैग माइनस टेल स्लैग। हेड स्लैग 0 है, टेल स्लैग भी 0 है, तो उनका डिफरेंस भी 0 होगा, तो वो भी लिख लो 0 0। ये हो गए आपके सारे फ्लोट्स। ठीक है, सो कितने कॉलम्स हमने टोटल कैलकुलेट किए, ये 4 कॉलम प्लस फ्लोट्स के 4 कॉलम और स्लैग्स के 2 कॉलम, ऐसे 10 कॉलम्स हमने कैलकुलेट किए।
एग्जाम में 4 कॉलम आ सकते हैं या 5 कॉलम आ सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ क्वेश्चन। सारे के सारे कॉलम्स एक साथ नहीं पूछे जाते, ठीक है। आई होप ये कैलकुलेशन आपको समझ में आया है। यहां पर हमने नेटवर्क एनालिसिस 1 का कैलकुलेशन किया है। 3 पार्ट है, नेटवर्क एनालिसिस 1, नेटवर्क एनालिसिस 2 और नेटवर्क एनालिसिस 3। 1 का कैलकुलेशन हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेटवर्क एनालिसिस 2 का कैलकुलेशन सीखेंगे, जहां पर प्रोजेक्ट क्रैशिंग करना है। प्रोजेक्ट क्रैशिंग मतलब प्रोजेक्ट के ड्यूरेशन को कम करना है। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। तब तक आप इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।